हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एनडीए 2 2025 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया है एनडीए साइंस PYQ सीरीज। देखिएगा, जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि साइंस का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जितने भी सवाल अब तक एनडीए में पूछे गए हैं उन सभी का संपूर्ण विश्लेषण, बिल्कुल सटीक विश्लेषण हम करेंगे, है ना। आज के सेशन में जैसे हम बात करेंगे तो एनडीए 1, अभी तो एनडीए 2 हुआ नहीं है, एनडीए 1 2025 में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उसका विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम एनडीए 2 2024, एनडीए 1 2024, एनडीए 2 2023, इस तरह से हम चलेंगे। लेटेस्ट से पीछे की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, इसी साल जो एग्जाम हुआ है 2025 में, कब हुआ था? तो एनडीए 1 2025 13 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो सवाल पूछे गए हैं साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उस पे हम लोग एक नजर डालते हैं। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला सवाल केमिस्ट्री से। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक? चैडविक साहब ने क्या डिस्कवर्ड किया था? तो देखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आप जानते हैं कि जे थॉमसन साहब ने करी थी। किसने? जे थॉमसन साहब ने की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अगर हम प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं तो गोल्डस्टीन साहब ने की थी। अगर हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले थे कौन? जेम्स चैडविक साहब। और पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले थे एंडरसन। ये पॉजिट्रॉन क्या होता है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन -1 0, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, मास इसका 0, प्रोटॉन पे चार्ज भी 1 और उसका मास भी 1, और न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होता है लेकिन मास जो है तो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो कहलाता है आपका पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, मास 0 के बराबर, है ना। तो इसी का उल्टा, चार्ज +1 है और मास 0 है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या होता है? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण है ना। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या होता है? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, उल्टा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो है वो कहलाता है आपका पॉजिट्रॉन। देखिए, -1 0 +1 0, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज नॉट ऑब्जर्व इन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम? है ना, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष रदरफोर्ड के परमाणु नाभिक मॉडल में नहीं पाया गया? रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था? रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था कि सोने की एक चादर ली, है ना, गोल्ड का एक फॉयल लिया, जैसे एल्युमिनियम का फॉयल होता है, और उस पर जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया तो देखा कि ज्यादातर अल्फा कण बाहर निकल गए। इससे क्या पता चला कि एटम का अधिकांश भाग खाली है। जैसे जैसे हम एटम के केंद्र की तरफ आ रहे थे, कुछ अल्फा कण जो है वो विचलित हो रहे थे, डेविएट हो रहे थे। इससे क्या पता चला कि बीच में हो ना हो कोई पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया है, और इस पॉजिटिव चार्ज वाले एरिया का नाम क्या रखा गया? न्यूक्लियस। और बहुत कम अल्फा कण अपने पथ से वापस आ रहे थे। लगभग 12,000 में से एक अल्फा कण अपने पथ से वापस आ रहे थे। इससे क्या पता चला कि न्यूक्लियस है तो, लेकिन उसका साइज बहुत छोटा है। और एटम का सारा जो मास है ना वो न्यूक्लियस में केंद्रित होता है। तो देयर इज अ न्यूट्रल सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। गलत, यही जो है रॉन्ग है। क्या बोल रहे हैं कि सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस न्यूट्रल होता है। नहीं, न्यूक्लियस में आप जानते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन प्रोटॉन पे कैसा? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस पे कैसा? पॉजिटिव चार्ज।
बाकी बाकी सारी बातें सही है। देखो नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, है ना, परमाणु का सारा भार या द्रव्यमान न्यूक्लियस में केंद्रित रहता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, ये भी सही है, सर्कुलर पाथ पर, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम कितना होता है? एटम का साइज होता है 1 एंगस्ट्रम, मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? 1 फर्मी। 1 फर्मी 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। तो ऐसे जानो कि क्रिकेट का एक ग्राउंड है, उसको आप समझ लो एटम, और बीच में क्रिकेट का बॉल रखा हुआ, उसको समझ लो न्यूक्लियस। तो एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस काफी छोटा होता है। पढ़ाया है काफी डिटेल से मैंने इन सब चीजों को। चलो आगे चलते हैं। एलिमेंट एक्स है जो क्लोराइड बना रहा है, और क्लोराइड का फॉर्मूला है XCl2। तो बताइए ये जो X है, X जो है वो पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? तो जैसे मान लिया कि केमिकल फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका है, जैसे आप मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी वैलेंसी लिखना पड़ेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ऐसे क्रॉस कीजिए तो क्या बन जाएगा? MgCl2। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? MgCl2। सोडियम क्लोराइड लिखना है तो सोडियम की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या होती है? 1, क्रॉस कीजिएगा तो NaCl ही बनेगा, NaCl बनेगा। तो यहां पर जो लिखा होगा समझ लो कि उसकी वैलेंसी होगी। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है? XCl2, इसका मतलब इसकी वैलेंसी रही होगी 2 और इसकी वैलेंसी रही होगी 1। देखो तो क्या बन गया? XCl2 बन गया। XCl2 बन गया, मतलब यहां पर जो X है उसकी वैलेंसी रही होगी 2। तो बताइए 2 किसकी वैलेंसी है? देखिए पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। तो क्या बन गया? MgCl2। MgCl2। जैसे कैल्शियम क्लोराइड लिखना चाहते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, है ना, तो MgCl। तो देखिए कैल्शियम का 2 और इसका 1, तो क्रॉस कर दीजिए तो CaCl2 बन गया। तो यहां पर मैग्नीशियम सही उत्तर हो गया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड? निम्नलिखित में से कौन एक उदासीन ऑक्साइड है? आप जानते हैं कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे देख लो, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और कुछ ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, कुछ ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, है ना। तो वो ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। और उसको याद करने का फॉर्मूला है, ट्रिक है, आली जनाब, है ना, बंगाल से निकलकर पंजाब गए। क्या? आली जनाब बंगाल से निकलकर पंजाब गए। एल्युमिनियम, जिंक, बेरिलियम, टिन और लेड, इनके जो ऑक्साइड होंगे, इनके जो ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। मतलब एम्फोटेरिक कहने का मतलब एसिडिक और प्लस बेसिक दोनों बिहेवियर शो करेंगे, अम्लीय और क्षारीय दोनों ही गुण प्रदर्शित करेंगे, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड। लेकिन कुछ ऑक्साइड ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं, मतलब न्यूट्रल, जो उदासीन है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। वो कौन कौन से ऑक्साइड होंगे? तो देखो ये तो बेसिक हो गया, ये भी बेसिक हो गया, ये एसिडिक हो गया, बच गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद कर लीजिएगा कि जो उदासीन ऑक्साइड होते हैं कौन कौन से हैं, याद कर लीजिएगा। उदासीन ऑक्साइड कौन कौन से ऑक्साइड उदासीन होते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उदासीन होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे आपको डिस्कस कर दिया जी। पांचवें सवाल पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस? निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है?
ड्राई आइस के रूप में किसे जाना जाता है? तो सबको मालूम है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को तो हम सिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका कहते हैं या क्वार्ट्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिका या क्वार्ट्ज, सिलिका या क्वार्ट्ज कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम, क्विकलाइम, चूना, चूना जो मार्केट से खरीद कर लाते हैं, पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोई नाम नहीं है। ये जो आपका सॉलिड CO2 है, सॉलिड CO2 है, इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस, सॉलिड CO2 है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, उस पर हाई प्रेशर लगाएंगे और टेम्परेचर को लो कर देंगे तो ये जो गैस है ना सॉलिड बन जाएगा और देखने में बर्फ जैसा, और बर्फ से ज्यादा ठंडा करेगा। तो चीजों को डीप फ्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल रेन में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा जिसको क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। कृत्रिम वर्षा में हम क्या करेंगे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड के मिश्रण को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड, AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड के मिश्रण को हम हेलीकॉप्टर या जहाज के द्वारा किसी पर्टिकुलर एरिया में छिड़कवा देंगे। तो वो क्या होगा कि हवा में, बादलों में जब इन दोनों का मिक्सचर छिड़केंगे तो ये बादलों में जो नमी है उसको इकट्ठा करेगा और कंडेंस्ड करके बारिश करवाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। पीएच स्केल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो वह स्केल जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं पीएच स्केल। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने वाले पैमाने को पीएच पैमाना कहते हैं। अब देखिए पीएच और H प्लस में क्या रिलेशन होता है? पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। वह सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें H प्लस ज्यादा होगा उसका पीएच कम होगा, H प्लस कम है तो पीएच ज्यादा होगा। ये पीएच और H प्लस में रिलेशन होता है ना। पूछ रहा है कि कौन करेक्ट नहीं है, नॉट पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। कौन करेक्ट नहीं है? तो बोलता है कि हाइयर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइयर द पीएच। सही के गलत? यही तो गलत मिल गया। अगर H प्लस ज्यादा है तो पीएच कम होगा। हाइयर द हाइड्रोजन आयन हाइयर द पीएच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही गलत था, इसका मतलब ये दोनों सही होगा। बोलता है कि वी मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14, बिल्कुल ये 0 से 14 तक वैरी करता है। बीच में होता है 7। वह सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक है यानी क्षारीय है, 7 से कम है तो एसिडिक है। यही है पीएच स्केल। 0 से 14 तक वेरी करता है तो सही है। पीएच में पी का मतलब क्या होता है? पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है। पी का मतलब है पोटेंस, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति, है ना। किसकी? हाइड्रोजन आयन की शक्ति को बतलाता है ये पीएच स्केल। और पीएच स्केल को देने वाले थे सोरेनसन, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था सोरेनसन ने पीएच स्केल को दिया था। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखो नॉट नॉट वाला बहुत सारा है, नॉट वाला पे ध्यान दीजिएगा। पहले इसको क्या करिएगा? टिक लगाइएगा, सही वाला चला जाता है। देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, एक मोल का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहें एक दर्जन, तो एक दर्जन का मतलब क्या होता है? कोई भी 12 चीज। एक दर्जन केला मतलब 12 केला, एक दर्जन अंडा मतलब 12 अंडा। उसी तरह से एक मोल का मतलब क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 चीज। जैसे मैं कहूं कि एक मोल एटम, एक मोल परमाणु का मतलब इतने परमाणु, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, Na से डिनोट करते हैं। इतना को हम किससे डिनोट करते हैं? Na, एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल परमाणु का मतलब इतना परमाणु, एक मोल अणु का मतलब इतना अणु, एक मोल आयन मतलब इतना आयन। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि एक मोल कार्बन का मतलब, एक मोल कार्बन का मतलब क्या होगा?
कि इतना कार्बन का एटम 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो एक मोल का मतलब इतना होता है, और एक मोल का जो मास होता है, इतना एटम का जो मास होता है वो कहलाएगा मोलर मास। क्या कहलाएगा? मोलर मास। तो मास किसके बराबर होगा? मास किसके बराबर होगा? कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12U। बस 12 ग्राम लगा देना है, 12 ग्राम लगा दीजिएगा तो इसका मास हो जाएगा। उसी तरह से एक मोल गैस है तो उसमें इतने कण होंगे, और एक मोल गैस का आयतन भी फिक्स होता है। एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स भी फिक्स होंगे, इसका मास भी फिक्स होगा, और कोई गैस है तो उसका आयतन भी फिक्स होगा। एक मोल गैस का आयतन कितना होता है? एक मोल गैस का आयतन होता है आपका 22.4 लीटर। एक मोल कोई गैस है तो उसका आयतन फिक्स होगा 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर, एक ही बात है। अब आप मुझे बताइए कि हाफ मोल नाइट्रोजन में कितना लीटर होगा? तो आप कहेगा सर 11.2 लीटर होगा। एक मोल में कितना लीटर? एक मोल में 22.5 लीटर, तो हाफ मोल में 11.2 लीटर। सही के गलत? सही है। 17 ग्राम अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 17 ग्राम। तो 17 ग्राम अमोनिया कहने का मतलब है कि एक मोल अमोनिया में कितने पार्टिकल होंगे? इतने पार्टिकल होंगे, बिल्कुल सही है, कण होंगे। उसी तरह से 22.4 लीटर CO2 गैस का मास कितना होगा? 44 ग्राम होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन गलत क्या है? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स इतना एटम नहीं। 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस में इतना एटम नहीं होगा। 4 ग्राम मतलब हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में क्या होगा? इतना एटम्स होंगे। तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। Which one of the following statement about a compound is not correct? कंपाउंड के बारे में देखो क्या सही नहीं है। देखो नॉट पे ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व किसी फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे से केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं। जब दो एलिमेंट निश्चित अनुपात में एक दूसरे से रासायनिक आबंध द्वारा केमिकल बॉन्डिंग द्वारा जुड़े हैं, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे देखो, आप कहीं का पानी लो, नदी का, नाले का, झील का, झरने का, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो अनुपात 2:1 होगा। HCl ले लो, अनुपात 1:1 होगा। तो जब दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक एलिमेंट किसी केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो इसको कंपाउंड कहेंगे। और इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच केमिकल बॉन्डिंग होगा। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंपाउंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में एक दूसरे से रासायनिक आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, कंपाउंड कहलाएंगे। सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होगी। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों के मिलने से क्या बन गया? पानी, एक लिक्विड है, बिल्कुल अलग चीज हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टीज होता है कंपाउंड का, वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होता है, बिल्कुल सही है ना। हाइड्रोजन अलग चीज थी, ऑक्सीजन अलग चीज थी, दोनों के मिलने से वाटर बना, ये अलग हो गया। नाउ कंपाउंड इज इम्प्योर सब्सटेंस। नहीं, कंपाउंड प्योर है ना। वाटर है तो प्योर है, HCl है तो प्योर है, H2SO4 है तो प्योर है। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब यही गलत है, हमें यही खोजना था। कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। और क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब कंपाउंड बन गया है तो इसको अलग करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। आप पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करिएगा तो टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देगा, है ना। तो ये भी क्या है? सही है। गलत हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे आते हैं, दो कॉलम को मैच करना है और सही कूट को टिक करना है। आप जानते हैं कि वॉशिंग सोडा बता दीजिए। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रा मीन्स वाटर। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट।
ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 पढ़ा रखा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम जिप्सम कहते हैं, जिसको सीमेंट में मिलाया जाता है ताकि सेटिंग जल्दी ना हो, तो मिला दीजिए। वॉशिंग सोडा हमारा हो गया कौन सा? ये वाला। तो ए की मैचिंग हमारी 3 के साथ आ गई। बेकिंग सोडा बता दो, ये हो गया। तो बी की मैचिंग हमारी 2 के साथ हो गई जी। ब्लीचिंग पाउडर सी की मैचिंग 1 के साथ हो गई। जिप्सम डी की मैचिंग 1 के साथ 4 के साथ हो गई। 3 2 1 4, 3 2 1 4 कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है आपका। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड में डायमेराइज, कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड डायमेराइज होकर जुड़ जाता है, डाइमर बनाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तो लाफिंग गैस कहलाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस, है ना, हास्य गैस। ये गैस कहीं पर छोड़ दें तो आपको हंसी आने लगेगी बिला वजह की। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बन जाता है? N2O4। ये दोनों मिल जाते हैं तो डाइमर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही क्वेश्चन था। तो उत्तर हमारा हो गया NO2, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। अब देखो, इफ अ सब्सटेंस लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आप जानते हैं ना, ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई पदार्थ है। किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अवकरण या अपचयन। और किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। बोले तो क्या? ऑक्सीकरण। इसका उल्टा भी सही है। हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन है, तो हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीडेशन। उल्टा भी सही है। उसी तरह से ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण, जिसको हम उपचयन भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ जाना किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन है, तो निकल जाना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। यह है क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। यानी आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गेन और लॉस के आधार पर देख रहे हैं। दिस इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस के आधार पर देख रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन कहलाता है ना। हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन कहलाता है। तो हाइड्रोजन का निकल जाना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो यही तो गलत है, यही गलत है, गलत ही हमें चुनना था। क्या बोल रहा है? इफ अ सब्सटेंस लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड। नहीं, ठीक है। इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन, बिल्कुल सही है। इफ अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, रिडक्शन कहलाएगा, बिल्कुल ये भी सही है। हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ये भी सही है। तो गलत हमें चुनना था, गलत हमें मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं, भौतिक राशियां और उसके मात्रक हैं, और सही से मिलान करके सही कोड को आपको टिक करना है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। तो ए की मैचिंग हमारी 1 के साथ हो गई। वेट की यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट होती है न्यूटन। तो बी का हमारा 4 हो गया। वेट क्या है? वह फोर्स जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, उसको उसका वेट कहते हैं। तो वेट की यूनिट किलोग्राम नहीं होती, न्यूटन होती है ना। और मास की क्या होती है? तो बी का हमारा 4 हो गया। मास का किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, तो सी का 2 हो गया। और प्रेशर का आप जानते हैं पास्कल होता है, बार होता है, टॉर होता है। तो जो पास्कल है, आपका जो बार है ना, जो टॉर है
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब प्रेशर की इकाइयां हैं। तो डी का हमारा किसके साथ हो गया, डी का मैचिंग 3 के साथ हो गया। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे चलते हैं कि कब हम कहेंगे कि अम्ल वर्षा हो रही है। तो एनसीईआरटी लिखता है कि अगर वर्षा के जल का पीएच घटते घटते 5.6 से कम हो गया तो अम्ल वर्षा कहलाएगा। 5.6 से कम हो गया तो अम्ल वर्षा कहलाएगा। एनसीईआरटी लिखता है कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर ड्रॉप्स बिलो 5.6 देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, एसिड रेन, एसिड रेन। अगर वर्षा के जल का पीएच घटते घटते 5.6 से कम हो गया तो अम्ल वर्षा कहलाएगा। और क्यों कम हो जाता है, हमने पूरा एसिड रेन काफी डिटेल से आपको पढ़ाया है। चलो आगे आते हैं। द लैक्टिक एसिड दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द मसल्स ड्यूरिंग रिगरस एक्सरसाइज कॉजिंग मसल्स क्रैम्प्स इन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। देखिएगा, आप कोई अगर हेवी वर्क करते हैं, हेवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मांसपेशियों में दर्द क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके मांसपेशियों में शुरू हो जाता है अनाक्सी श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, पहले क्या बनता है, पहले ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस मतलब ये ग्लूकोज पहले टूट जाता है किसमें, पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में, इसमें टूट जाएगा, पायरुवेट में या पायरुविक अम्ल में। बायो का क्वेश्चन आ गया। अब यहां से चेंज होता है जी, और देखो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूट जाना ये कहलाता है आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, लिसिस मतलब टूटना। अब अगर आप हेवी फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, तो ये क्या होगा कि आपका ये जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड और 2 ATP क्या करेगा, रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी निकलेगी लेकिन ये लैक्टिक अम्ल आपके मांसपेशियों में जमा होता रहेगा जिसकी वजह से दर्द होगा। तो उत्तर क्या हो गया आपका, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, डिटेल से हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको पढ़ा रखा है। नाउ आप जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड का चेन होता है। अमीनो अम्लों का क्या होता है, लॉन्ग चेन होता है आपका कौन, प्रोटीन। तो ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड मिलकर क्या बन गया आपका, प्रोटीन। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। एमिनो अम्लों का बहुलक होता है और प्रोटीन में 2 अमाइनो एसिड के बीच जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड आबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसीलिए हम प्रोटीन को क्या कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीएमाइड है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यू विल से कि प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड। ढेर सारा पेप्टाइड बॉन्ड है। तो प्रोटीन में 2 अमाइनो एसिड के बीच जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, है ना। अब ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल ऐसा सीधा है, अभी फोल्ड नहीं हुआ है, लॉन्ग चेन है किसका, अमाइनो एसिड का, और ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो उत्तर यहां पे हो गया प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना। नौ, कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है, तो आप जानते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ करता है, प्राइमरी ग्रोथ करता है, प्राथमिक वृद्धि करता है, प्राथमिक वृद्धि करता है। प्राथमिक वृद्धि का मतलब पौधे की लंबाई बढ़ाता है ना। उसके बाद इंटर कैलरी मेरिस्टेम नोड और इंटर नोड के बीच होता है ना। पर्व संधि एवं अंतः पर्व के बीच होता है और दोनों के बीच का लेंथ बढ़ाता है। पत्तियों के आधार पे होता है, फूलों के आधार पे होता है, पत्तियों का आकार बढ़ाएगा, फूलों को आकार बढ़ाएगा, अंतर्वेशी विभाज्योतक, है ना। परमानेंट टिश्यू तो अलग ही हो गया। एक होता है लैटरल मेरिस्टेम,
ये तना और जड़ के साइड में होता है, जो पौधे की मोटाई बढ़ाता है ना। पौधे की मोटाई में वृद्धि क्या कहलाती है? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। और द्वितीयक वृद्धि कौन करता है? लैटरल मेरिस्टेम, और इसी को कैम्बियम भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? कैम्बियम। तो कैम्बियम लैटरल मेरिस्टेम का उदाहरण है। Now, what happens when the fat and oil containing food materials are left outside for a long time? अगर वसा या तेल युक्त खाद्य सामग्रियों को, जैसे कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, जो घर में आप नमकीन बनाते हैं, उसको लंबे समय तक आप हवा में छोड़ देंगे तो क्या होगा? देखिए, कोई भी वसा युक्त खाद्य सामग्री को, है ना, फैट किसी भी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड को, किसी भी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड को आप लंबे समय तक हवा में छोड़ देते हैं, तो जो खाद्य सामग्रियों में ऑयल या फैट है ना, वसा या तेल है, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इस ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वसा और तेल का ऑक्सीकरण हो जाएगा। और इस ऑक्सीकरण होने की वजह से उस खाद्य सामग्री का जो स्मेल है, यानी जो गंध है और जो टेस्ट स्वाद है, वो क्या हो जाता है? अनप्लीजेंट हो जाता है ना, खराब हो जाता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी, विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, या उसमें हवा निकालकर उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। जैसे चिप्स, कुरकुरे, नमकीन में आपने देखा होगा उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। या डीप फ्रीज करके रखते हैं। डीप फ्रीज करने से भी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नहीं होता है, या उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, जैसे BHA, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, ये दो केमिकल हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, तो हमने कहा कि सर फैट और ऑयल जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, और इस घटना को रैंसिडिटी हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे जी? रैंसिडिटी कहेंगे। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि विच इज द करेक्ट बेस पेयरिंग फाउंड इन नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल। तो देखो, डीएनए होता है और आरएनए होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। डीएनए में जो क्षार होता है वो होता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये होता है। यहां पे होता है एडेनिन, और थाइमिन की जगह बस यूरासिल आ जाता है। साइटोसिन और गुआनिन सेम होते हैं, साइटोसिन और गुआनिन सेम होते हैं। तो आरएनए में क्या होता है कि थाइमिन की जगह बस क्या आ गया? यूरासिल आ गया। थाइमिन की जगह बस क्या आ गया? यूरासिल आ गया। अब रही बॉन्डिंग की बात, तो एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ जुड़ा रहता है ना। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। एडेनिन अगर बॉन्डिंग बनाना होगा यहां पर तो यूरासिल से, और साइटोसिन गुआनिन से बॉन्डिंग बनाएगा, है ना। ये जो होता है जनरली डीएनए डबल होता है, और ये जनरली सिंगल होता है, लेकिन वायरस में इसका भी एक्सेप्शन है, आपको मैंने पढ़ाया है। तो एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, बिल्कुल सही है। एडेनिन गुआनिन के साथ गलत है, एडेनिन साइटोसिन के साथ गलत है, थाइमिन गुआनिन के साथ गलत है। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स ऑन द विच ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। देखिए, ब्लड का जमना, रक्त का थक्का जमना, जो ब्लड कोएगुलेशन भी कहलाता है, ब्लड कोएगुलेशन, रक्त अस्कंदन भी कहलाता है। रक्त अस्कंदन के लिए कितनी चीजें जरूरी होती हैं वो हमने काफी डिटेल से पढ़ा है। एक तो आपको चाहिए होता है प्लेटलेट्स, बिंबाणु चाहिए होता है। दूसरा, विटामिन के चाहिए होता है, बिना विटामिन के ब्लड नहीं जमेगा। तीसरा चाहिए होता है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन चाहिए होता है, फाइब्रिनोजेन चाहिए होता है। चौथा चाहिए होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन चाहिए होता है।
प्रोथ्रोम्बिन चाहिए होता है और एक मेटल चाहिए होता है कैल्शियम। ये सारे मिलकर क्या करते हैं, रक्त को जमाते हैं। आप जानते हैं, हमने पढ़ा है कि ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है और लीवर में बनता है। कहाँ बनता है ये दोनों, यकृत में बनते हैं और ये दोनों ही क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे पैथोजेन तो बीमारी फैलाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उसको पैथोजेन कहते हैं, है ना। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट, पैथोजेंस। मैक्रोफेजेस किसको बोलेंगे, डब्ल्यूबीसीज के कुछ सेल्स हैं जो जीवाणुओं को खा जाते हैं डायरेक्ट, उसको मैक्रोफेजेस बोलते हैं और इसी को फैगोसाइट भी कहते हैं। तो हमारा बच गया ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रिनोजेन। आगे आते हैं, इनिशियल डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डन बाय। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी। देखिए, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तो क्रिक साहब डीएनए से एसोसिएटेड हैं, विल्किन साहब भी डीएनए से एसोसिएटेड है। इन्होंने एक्सरे करके बताया था कि डीएनए का, एक्सरे एक्सपेरिमेंट से बताया था कि डीएनए का सच में एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। चार्ल्स डार्विन साहब ने क्या दिया था, थ्योरी दिया था जिसको हम डार्विनिज्म कहते हैं, डार्विनवाद कहते हैं, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको डार्विनिज्म, डार्विनवाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बच गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है एक एंटीबायोटिक की खोज की थी, एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, जिसको एक फंगस से निकाला था इन्होंने, कवक से निकाला था। कवक का नाम था, आपको पता होगा, कवक का नाम था पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटैटम, नोटैटम। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया गया था, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, कवक से, कवक का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटैटम नामक कवक से जो निकाला गया उस एंटीबायोटिक का नाम रखा गया क्या, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। नाउ वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का वाहक कौन है। देखिए, मलेरिया एक परजीवी से होता है, मलेरिया किससे होता है, एक प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को याद करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था कि मलाल प्यार का दिन रात सोने नहीं देता, मलाल प्यार का दिन रात सोने नहीं देता, मलाल प्यार का दिन रात सोने नहीं देता। मलाल से क्या हुआ, मलेरिया, प्यार से पैरिया, का से कालाजार, दिन रात से डिसेंट्री यानी पेचिस, सोने नहीं देता से स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग, नींद नहीं आती उसमें। तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, याद कीजिए। लेकिन इसको फैलाता कौन है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर। जैसे किसी आदमी को मलेरिया है, इसका मतलब उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, अब उसको मच्छर ने काटा तो ये प्लाज्मोडियम कहाँ चला गया, उस मच्छर में। अब उस मच्छर ने दूसरे पर्सन को काटा, हेल्दी पर्सन को, तो अब प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में चला गया, अब वो भी मलेरिया से संक्रमित हो जाएगा। तो मलेरिया रोग का कारण है क्या, प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम, लेकिन उसको फैला रहा है कौन, मच्छर। तो वह जीव जो बीमारियों को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाते हैं ना, उसको वेक्टर कहते हैं, वाहक कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का कारण है तो प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम, लेकिन मलेरिया रोग संचारित होता है, मलेरिया रोग ट्रांसमिट हो रहा है या मलेरिया का वाहक है तो कौन, मच्छर। और मच्छर में भी देखो, मेल मच्छर नहीं काटता, मेल मच्छर खून नहीं चूसता। कौन खून चूसने और बीमारी फैलाने का काम किसका होता है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर का, फीमेल मच्छर का होता है ना। तो मेल तो बेचारा बहुत शरीफ होता है, मेल शाकाहारी होता है, प्लांट जूस लेता है, पौधों का रस पीता है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को क्या फैलाता है, मलेरिया, और फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलेरिया फैलाता है, फाइलेरिया, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, एलिफेंटियासिस, हाथी पांव रोग, है ना, हाथी पांव
रोग या फील पांव रोग, आदमी का पांव हाथी के पांव जैसा हो जाता है, फील पांव रोग कौन फैलाता है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर, मेल बेचारा शरीफ होता है, नर मच्छर बेचारा नहीं काटता। अब आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। देखिए कौन सा पेयर सही से मैच है, तो मलेरिया जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम से होता है, टीबी जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, ऐसा लिख रखा है, गलत है, उल्टा रहता है। मलेरिया जो होता है वो किससे होता है? मलेरिया होता है इससे, प्लाज्मोडियम से, और टीबी एक बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो जीवाणु जनित रोगों को याद करने का ट्रिक हमने बना रखा है, आप जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट पे मिल जाएगा, है ना। और वो ट्रिक क्या है? दिल पे ऐसे नहीं कर लिया है यकीन, दिल पे ऐसे नहीं कर लिया है यकीन, कुछ तबीयत भी है तेरी गुनहगार सी। ठीक है, तो जाके देखिएगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना तो ये सही है ना तो ये सही है, दोनों ही क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। विटामिन B1 को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको भी याद करने का ट्रिक हमने दे रखा है, आप क्या करें? B1 B2 और B3 लिख लें, और लिख लें थी रिया नशे में, इसके सामने लिखते चलें, थी रिया नशे में, बार बार चिल्लाई पीकर, बार बार चिल्लाई पीकर, थी रिया नशे में, बार बार चिल्लाई पीकर। तो B1 का थियामिन, B2 का राइबोफ्लेविन और B3 का नियासिन, नशे में से नियासिन। तो थी से थियामिन, रिया से राइबोफ्लेविन और नशे में से नियासिन, बार बार से बेरी बेरी, चिल्लाई से चिलोसिस, पीकर से पिलैग्रा, पीकर से पिलैग्रा। तो रासायनिक नाम और बीमारी दोनों याद हो जाएगा इस ट्रिक से, थी रिया नशे में, बार बार चिल्लाई पीकर। तो B1 का रासायनिक नाम बता दीजिए, थियामिन। B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थियामिन। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी? तो बार बार मतलब बेरी बेरी। ठीक है, रेटिनॉल किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। टोकोफेरॉल किसका है बताइए? ई का, ई का टोकोफेरॉल है, उसको भी याद करने का ट्रिक है ना। आप जाइएगा यूट्यूब चैनल पे, शॉर्ट में जाइएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, चलिए नाउ बोलता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी और पोल के बीच रखा गया है, किसके? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में पोल और इन्फिनिटी के बीच एक ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है, तो इमेज कहां बनेगा? तो ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा कि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच रखते हैं तो इमेज कहां बनेगा? बिटवीन द फोकस एंड द इन्फिनिटी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो इसको याद कर लेना है, इस केस को आपको याद कर लेना है। और आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है हमेशा कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है और डिमिनिश्ड बनता है, काल्पनिक और वस्तु से छोटा बनता है। तो जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाता है तो छवि जो है यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, चलिए, दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, है ना। तो बिटवीन द फोकस एंड इंफिनिटी बिहाइंड द मिरर, बिल्कुल सही है। नाउ एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आ गया कि दिया गया है कि भाई द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज कितना दे रखा है? 2 कूलम। ए से बी तक ले जा रहे हैं 2 कूलम चार्ज को और उसमें वर्क करना पड़ रहा है 24 जूल का। तो बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है जी। आप जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वर्क डन बटा टाइम होता है, सॉरी वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो कार्य किया जाता है, ये दो बिंदुओं का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कहलाता है। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू है। तो क्या पूछ रहा है आपसे बताइए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछ रहा है। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू कितना दे रखा है? 24 और बटा क्यू कितना है? 2। तो हमारा हो गया 12 वोल्ट। क्या हो गया? 12 वोल्ट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। आगे आते हैं हम लोग, अगला देखो क्वेश्चन कहता है कि दो कंडक्टिंग वायर है और सेम मटेरियल
और इक्वल लेंथ का है, दोनों का डायमीटर जो है इक्वल एंड फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन सीरीज, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो क्या है कि दो वायर है हमारे पास, ये पहला वायर है जिसका प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, और ये दूसरा वायर है इसका प्रतिरोध R2 मान लेते हैं। इन दोनों को पहले हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, RS कितना हो जाएगा हमारा, RS हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2। ये दो हमारे पास वायर हैं, है ना, ये R1 है और एक R2 है। दोनों की लंबाई क्या है, सेम है, दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है। और इन दोनों को एक बार हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो RS कितना हो जाएगा बताइए, RS कितना हो जाएगा। तो दोनों का मतलब सेम ही है, रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो इसका मान लेते हैं R और इसका भी मान लेते हैं हम R। तो R1 इज इक्वल टू R2 मतलब R हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि टू कंडक्टिंग सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, इसका भी R इसका भी R। सबसे पहले इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R प्लस R कितना हो गया, 2R हो गया। और फिर इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर दो एक ही तरह के वायर हैं जिनका रेजिस्टेंस सेम हो और इनको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आरपी कितना हो जाता है, R/N हो जाता है। एक ही प्रकार के दो वायर हैं, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है और दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो एक ही तरह के N रजिस्टर अगर आपको पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो आरपी कितना हो जाएगा, R/N के बराबर। जैसे यहां पर दो वायर है, दोनों का रेजिस्टेंस R है तो R/2 हो गया। N क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर, तो R/2 हो गया। अब क्या कह रहा है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई करते हैं तो पैरेलल और सीरीज में जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए पावर जो कंज्यूम होगा वो क्या होगा, V² बटा R। तो आरपी अगर हम देखें यहां पे पावर इन पैरेलल कितना हो जाएगा बताइए, V² अपॉन R/2। तो यहां से हमारा होगा V यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2V² बटा R हो गया, है ना। पावर जो होगा पैरेलल में पावर कितना कंज्यूम होगा, V² अपॉन R। पैरेलल में R की वैल्यू कितनी हो गई, R/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, V² बटा R हो गया। अच्छा पावर सीरीज में कितना होगा बताइए, तो V² बटा R ही होगा, V² बटा R ही होगा, सॉरी V² बटा 2R हो जाएगा, है ना, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R प्लस R प्रतिरोध कितना हो गया, 2R के बराबर हो गया। अब बोल रहा है कि आरपी बटा मतलब पावर इन पैरेलल और पावर इन सीरीज का रेशियो कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है, पैरेलल और सीरीज का रेशियो। तो देखिए पावर इन पैरेलल बटा पावर इन सीरीज, ठीक है। तो पावर इन पैरेलल कितना है बताइए, पावर इन पैरेलल कितना है, 2V² बटा R और अपॉन देखिए V² अपॉन 2R। अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए कि हमारा है 2V² बटा R, यही है ना, और इंटू 2R बटा V², कट गया R से R कट गया, 2 दूनी 4, तो 4:2 हमारा 1 आ गया। क्या आ गया हमारा, 4:1। तो पावर का फॉर्मूला एक ये होता है V² अपॉन R, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन आ गया। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट, एक सोलेनोइड है जो करंट कैरी कर रहा है। सोलेनोइड समझते हैं ना, कि कॉपर के इंसुलेटेड वायर को इस तरह से हमने लपेट दिया। तो हमने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया और उस पर कॉपर का वायर ऐसे लपेट लिया और उसको बाहर निकाल दिया। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे इसको हम सोलेनोइड कहते हैं। अब सोलेनोइड का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, तो यूनिफॉर्म होगा।
सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसका जो स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्ति है वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होगी। म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तगड़ा होगा। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तो थ्योरी की बात हो गई। आते हैं, एक कार है जिसका आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ए कार हैज इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसका प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बेचारा कार है ना, और ब्रेक लगाया गया। ब्रेक लगाया गया तो वो कितने डिस्टेंस तय किया, 45 मीटर डिस्टेंस तय करने के बाद वो रेस्ट में आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई। फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई तो बोल रहा है कि भाई एक्सीलरेशन कितना हुआ होगा। अब एक्सीलरेशन होगा, बताइए, रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन दो तरह का होगा, स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन, स्पीड घट रही है तो रिटार्डेशन, यानी हमें रिटार्डेशन निकालना है। अब हमारे पास तीन फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम डेटा को देखेंगे कि हमारे पास डेटा क्या है। हमारे पास है v है, हमारे पास u है, हमारे पास s है, a निकालना है। तो हम टाइम वाला तो नहीं लगा सकते, टाइम दिया हुआ है ही नहीं, तो इसको हटा देते, इसको हटा देते, तो हमारे पास यही बच गया। हम यही फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं। हमारे पास v भी है, u भी है, s भी है, a फाइंड आउट करना है ना। तो यहां से अगर हम देखें इस फॉर्मूला को, अगर हम देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां से देखिए 2as कितना हो जाएगा, बताइए 2as कितना हो जाएगा, 2as कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये धरा कर माइनस में आ जाएगा। तो यहां से अगर हम a निकालना चाहें तो क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, जहां पे s क्या है, डिस्टेंस है, s क्या है, डिस्टेंस है। अब सब कुछ दिया हुआ है, तो चल रहा था 12 मीटर पर सेकेंड से, और उसने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ कि 45 मीटर दूरी तय करने के बाद क्या हुई, रेस्ट में आ गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई, अंतिम वेग जीरो हो गया। तो लगा दीजिए अब फॉर्मूला कि हमारा अंतिम वेग हो गया जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, और भाई इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी 12, तो 12 इंटू 12 और अपॉन 2 और इंटू क्या हो गया बताइए 45 हो गया। माइनस में देखो आएगा आपका, माइनस क्या बतला रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, यानी वेलोसिटी घट रही है। तो यहां से हो गया 2 छके 12, ठीक है, 2 छके 12, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, सब रख कर जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा, तो वी स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर माइनस 12 और गुने 12 बटा आपका 45 इंटू 2, ये कैलकुलेट करने पर माइनस 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, ठीक है, आएगा कि नहीं, देखो 144 आएगा, नीचे से काटो, हमारा आ जाएगा डिवाइड करने के बाद माइनस 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोलता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो आप जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन का, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटा क्या होता है r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन का हमारा फॉर्मूला हो गया, जहां पे F क्या है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल। हमारे पास दो बॉडी है,
एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, और दोनों के बीच की दूरी अगर r है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। न्यूटन साहब ने ये लॉ दिया था, जहां पे F क्या है? फोर्स है। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। आप कहिएगा ये यूनिट कैसे आपने लिख दिया kg-2? और इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में समान रहती है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब यहां से आपको जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एफ आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन m1 इंटू m2, m1 m2। अब F क्या है? फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। R क्या है? दो वस्तुओं के बीच की दूरी है, तो दूरी का यूनिट मीटर स्क्वायर। और m1 m2 क्या है? द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का SI यूनिट क्या होगा? kg, और इंटू क्या हो जाएगा? kg। तो यहां से हमारा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। अरे यहाँ पे स्क्वायर है तो ऊपर जाकर -2 नहीं हो जाएगा? तो ये हमारा उत्तर हो गया सही, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो बड़ा वाला जी है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में इसकी जो होती है वो समान रहती है ना, समान रहती है इसकी वैल्यू। नाउ टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टावर, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? दो अनइक्वल मास की बॉडी को हम सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो दोनों सेम टाइम पे जमीन पे आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में एक्सीलरेशन सेम प्रोड्यूस होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो मोमेंटम तो सेम होगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगी नहीं। क्या सेम रहेगा? एक्सीलरेशन कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो एक्सीलरेशन बस क्या रहेगा? सेम रहेगा। आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और आपका स्पीड में क्या रिलेशन है? तो आपने पढ़ा होगा कि v इज इक्वल टू क्या होता है? एफ लेमडा होता है। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, है ना, क्योंकि v क्या होता है? लेमडा अपॉन टी होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा अपॉन टी होता है। तो v इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इंटू 1 अपॉन टी, और f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में ये रिलेशन होता है, f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो v इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। 1 अपॉन टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? f लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। फिर है कि बोलता है कि किसी भी सिंपल पेंडुलम, कोई भी सिंपल पेंडुलम है आपका, तो अगर सिंपल पेंडुलम के लेंथ को अगर हम 4 टाइम्स बढ़ा दें, तो बताइए न्यू टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा? तो आप जानते हैं कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी, जहां पे एल क्या है? एल क्या है? एल है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। एल क्या है? लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। और जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, और 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया। तो ये मान लिया कि पहला आपका सिंपल पेंडुलम था जिसका लेंथ एल है, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई एल अपॉन जी। दूसरा देख लीजिए, हमने क्या किया? इसके मास को कितना गुना बढ़ा दिया है? 4 टाइम्स। तो पहले था एल, अब हो गया 4l अपॉन जी। क्या बोल रहा है कि एक साधारण लोलक की लंबाई उसके पिछले मान से 4 गुना बढ़ा दी जाती है, जबकि द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है। अब देखिए, द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप देख रहे हैं फॉर्मूला में कहीं पर भी मास है, तो मास पर डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। मास चाहे जो भी हो, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गिवन प्लेस पे जी की वैल्यू सेम रहेगी, तो मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम सिर्फ लेंथ को लेंगे,
तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पेंडुलम। मास चाहे जो भी हो, लेंथ अगर सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा। तो यहां पर लेंथ हम मास को इग्नोर कर देंगे। तो यहां पे हमारा हो गया T2 इज इक्वल टू 4/L। तो क्या बोल रहे हैं कि लोलक के नए और पिछले आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा। तो T2 अपॉन क्या कर दो, T1 कर दो। तो T2 हमारा क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट 4L अपॉन जी, और T1 क्या था 2 पाई अंडर रूट L बटा जी। ये कट गया, ये कट गया, जी से ये वाला जी कट जाएगा, है ना, L से L कट जाएगा। तो T2 अपॉन T1 हमारा आ गया 4:1 आ गया। ठीक है जी, कितना आ गया, अच्छा 2:1 आ जाएगा, रूट है ना, तो 2:1 आ गया हमारा, 2:1। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया हमारा। ठीक है, रूट 4 है ना तो 2 आ जाएगा। क्लियर, तो बिल्कुल आसान है ये। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं उस पे जरा देखिए। बोलता है कि चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल है। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, संरक्षित होता है। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाउ चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बिल्कुल। Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE के बराबर होता है, जहां पे E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे चार्ज है ना। कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, प्लस माइनस NE के बराबर होगा। यानी चार्ज 1E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, कभी भी 1.5E नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये बिल्कुल सही है ना। चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ आइसोलेटेड सिस्टम, यही गलत है। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया। आगे आते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सनलाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर सनलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करेगा तो आपने स्कैटरिंग में पढ़ा होगा कि जैसे ही सनलाइट एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करेगा तो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, धूल कण, वाटर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, उस पर जब लाइट पड़ेगा तो ये लाइट विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएगा, और इस बिखरने को हम कहते हैं स्कैटरिंग, परकिरणन। परकिरणन सबसे ज्यादा किसका होता है, ब्लू कलर का। तो बिखर तो रहे हैं सारे रंग, लेकिन सबसे ज्यादा बिखरा हुआ कौन है, ब्लू। तो आसमान नीला दिखाई देता है ना। तो अब देखिए, और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, ब्लू का, और सबसे कम स्कैटरिंग किसका होता है, रेड का। ये दो बातें याद करके इस क्वेश्चन को देखिए, द ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोर कंपेयर टू द रेड कलर, बिल्कुल सही है, यही हमारा सही हो गया, है ना। रेड कलर स्कैटर्ड मोर गलत हो गया, बोथ नहीं, इक्वली नहीं होगा कभी भी। द ब्लू कलर इज नॉट स्कैटर्ड बट द रेड कलर इज स्कैटर्ड, ये भी गलत। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। नाउ when a solid body is partially or completely immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force on the body, the magnitude of the force is equal to। जब किसी बॉडी को, किसी सॉलिड को किसी भी लिक्विड में फुल्ली या पार्शियली इमर्स्ड किया जाता है तो लिक्विड उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, इस फोर्स को कहते हैं बॉयंट फोर्स या अपथरस्ट, और नीचे जो फोर्स लगता है वो उसका वेट होता है। वेट नीचे लाना चाहेगा, अपथरस्ट उसको ऊपर फेंकना चाहेगा। तो जब भी किसी बॉडी को, सॉलिड बॉडी को किसी लिक्विड में फुल्ली या पार्शियली यानी पूरे या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो लिक्विड उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको अपथरस्ट या बॉयंट फोर्स कहते हैं, FB बॉयंट फोर्स, उत्क्षेप बोलते हैं। और ये जो बॉयंट फोर्स होती है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है कि सॉलिड का कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, सॉलिड का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है।
ज्यादा है डूबा हुआ तो ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, कम डूबा हुआ है कम अपथ्रस्ट लगेगा। और किस पे? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सॉलिड की डेंसिटी से मतलब नहीं है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और किस पे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो देखिए मास पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। बॉडी के ना मास पे, ना डेंसिटी पे, ना शेप पे, ना साइज पे नहीं डिपेंड करता। किस पे डिपेंड करता है? सॉलिड का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, यानी वो कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा होगा, है ना। तो द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द बॉडी, बिल्कुल सही यही है। तो ओनली 2 जो है वो हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स रेजिस्टिविटी विल बी। अब देखो यहां पे थोड़ा सा चालाकी से काम लेना है। 2 चीज होती है, एक होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, जिसको R से डिनोट करते हैं। और प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेटल की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, पदार्थ पे। अलग अलग पदार्थ का तार लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध अलग अलग होगा। लेकिन एक होती है रेजिस्टिविटी, एक होती है रेजिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसको रो से डिनोट करते हैं। ऐसे रो, इसको क्या पढ़ते हैं? रो, हंस नहीं रो। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, जहां पे R क्या है? रेजिस्टेंस, रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, L क्या है? लेंथ, और यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो आपका रो है, रो, ये सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, यानी पदार्थ की प्रकृति पे, और टेम्परेचर पे, तापमान पे। और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे अगर 2 वायर है और सेम मटेरियल का है, उनका लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम है तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल, वो वायर की, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये मटेरियल, कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रो। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रो घटेगा। किसके केस में? मेटल के केस में, सेमी मेटल, सेमी कंडक्टर के केस में उल्टा हो जाता है। तो ये यहाँ पे सेम रहेगा। क्यों? क्यों? किसी तांबे के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो भाई लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। मटेरियल अगर सेम है, तांबा ही है, तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रिकी सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी? किसका विमा नहीं होता, किसका डायमेंशन नहीं होता? तो देखिए फोर्स का डायमेंशन ml(t-2) होता है ना। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया। तो ये हो जाएगा ml(t-2) और बटा एरिया का L और L। तो L से L यहां पे कैंसिल हो गया, तो प्रेशर का हो गया ml-1 t-2। और स्ट्रेस भी क्या होता है? फोर्स ही होता है। तो जो फोर्स का होगा, जो बल का डायमेंशन होगा, वही स्ट्रेस का होगा। लेकिन जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे ये कोई है, रॉड है, और इस पे हमने फोर्स लगाया, मतलब स्ट्रेस लगाया। तो ये पहले इसकी लंबाई थी L, पहले इसकी लंबाई थी L, अब इस पे फोर्स लगाया तो इतनी लंबाई बढ़ गई, ये हो गई डेल्टा L। अब ये हो गई हमारी L प्लस डेल्टा L, L प्लस क्या हो जाएगी? डेल्टा L। तो ये स्ट्रेन क्या होता है कि ओरिजिनल लंबाई कितनी थी और फोर्स लगाने के बाद लंबाई कितनी बढ़ी, तो L प्लस डेल्टा L ये कहलाता है स्ट्रेन। तो दोनों की यूनिट सेम हो गई ना, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, कट जाएगा, यूनिट खत्म। तो यूनिट खत्म तो डायमेंशन खत्म।
है ना। तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन क्या था और फोर्स लगाने के बाद अब उसमें कितना चेंज आया, तो दोनों का रेशियो स्ट्रेन कहलाता है। एक सिस्टम है जो हीट को अलाउ नहीं कर रहा है, ना हीट आने दे रहा है ना जाने दे रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम जो हीट को ना आने देता है ना जाने देता है, मतलब जिसमें हीट कांस्टेंट रहता है, ऐसे सिस्टम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, रुद्धोष तंत्र कहते हैं, एडियाबेटिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ इफ स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड वैक्यूम इज x एंड y, तो कार्बन डाइसल्फाइड का स्पीड वैक्यूम में कितना है? x है। सॉरी, द स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड, लाइट कार्बन डाइसल्फाइड से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? कार्बन डाइसल्फाइड से लाइट गुजर रही है और एक वैक्यूम से लाइट गुजर रही है। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। एकदम आसान है। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस में होती है? वैक्यूम में। वैक्यूम के अलावा बाकी जो भी मीडियम होगा उसमें लाइट की वेलोसिटी कम ही होगी, है ना। यानी x की स्पीड कम होगी y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। यानी x में लाइट की स्पीड कम और y मतलब वैक्यूम में लाइट की स्पीड ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो गया, y ज्यादा x कम। ना एक करंट है जो हॉरिजॉन्टल पावर लाइन से ऐसे गुजर रही है। कैसे गुजर रही है? ऐसे गुजर रही है। और कैसे ट्रेवल कर रही है? कैसे ट्रेवल कर रही है? तो आप कहिएगा सर ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल कर रही है। नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, है ना, और ये वेस्ट हुआ और ये ईस्ट हुआ। कैसे डायरेक्शन है बताओ? लाइट ये हमारे सर के ऊपर एक तार है और ये जा रही है किधर से किधर, करंट किधर से किधर फ्लो कर रही है। तो आपने कहा सर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही है ना, यही बोल रहे हैं ना, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, है ना, नीचे, इसके नीचे, है ना, ईस्ट की तरफ से। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आप करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से पकड़िए, है ना, वह तार जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको इस तरह से पकड़िए कि आपका अंगूठा करंट के डायरेक्शन में। देखो आपका अंगूठा किधर हो? करंट के डायरेक्शन में हो। तो जो फिंगर की जो कर्लिंग है वो क्या दे देगा? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। तो इसको ऐसे पकड़ोगे तो अंगूठा किधर जा रहा है? ऐसे जा रहा है। बताइए, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। और कहीं पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पर टेंजेंट खींचिए, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में। लेकिन वहीं पर अगर हम करंट की दिशा को उलट दे तो डायरेक्शन उलट जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि देखो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ऊपर ऐसे, जिसमें करंट किधर से किधर फ्लो कर रही है? ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही है। अब इसको जब हम ऐसे पकड़ेंगे तो देखो हमारे उंगलियों का घुमाव किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो करंट की दिशा ऐसे होगी। बताइए, ऐसे ऐसे करंट हो रहा है। क्लॉक या एंटी क्लॉक बताओ? क्लॉक या एंटी क्लॉक हो रहा है? ऐसे जा रहा है घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज। और इस पर कहीं पर अब ऐसे ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे 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 चल रहा है। ठीक है, इस तरह से ऐसे चल रहा है। और यहाँ पे पॉइंट पे, यहाँ पे करंट का फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो बता दीजिए कि कैसा हो रहा है, उत्तर जरा बता दीजिए आप लोग। तो क्लॉकवाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस राइट हैंड थंब रूल लगाना, इसमें कुछ है नहीं। नौ क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं कि सबसे पहले जो खोजा गया एलिमेंट है वो कौन है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, कॉपर है, ये रटने वाली बात है। सबसे पहले जो खोजा गया एलिमेंट है वो कौन है भाई साहब? तो कॉपर है आपका। नाउ व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू,
एयर टू वाटर विद नॉन जीरो एंगल ऑफ रे, नॉन जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलना चाहिए था, वो लिखा नहीं है। जैसे सपोज करो कि ये लाइट सीधा आ रही है ऐसे, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो सीधे निकल जाती है। तीन केस है ना, तीन केस होता है कि अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ आएगी, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर भागेगी, लेकिन कोई लाइट रे सीधा आ रही है तो सीधी निकल जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में दिक्कत था, तो उत्तर हो जाएगा कि बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, स्ट्रेट लाइन, है ना, तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, प्रोपेगेटिंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधी निकल जाएगी। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इक्वेशन जो है वो सही नहीं है। तो आपको तीन इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पढ़ाए थे, एक चौथा भी ऐड करता हूं। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा आपका है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एक चौथा आपको याद कर लीजिएगा कि nth सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस तय करती है, उसके लिए फॉर्मूला है u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ये चार फॉर्मूलाज आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। nth सेकेंड में तय की गई दूरी, nth सेकेंड में तय की गई दूरी होती है u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। अब देखो ये पहला तो सही है, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहां से u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, यहां से क्या लिखा है, u इज इक्वल टू वी माइनस ए टी, सही है कि गलत है, बताओ, बताइए। तो यहां से अगर हम u यहां पे रखें और इसको इधर ले जाएं तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस ए टी हो जाएगा। सही तो है, ये भी सही है कि नहीं, और ये वाला तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका गलत है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होगा। हमने क्या बोला कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होगा ना, तो टू ए एस बराबर कितना हो जाएगा, टू एस को यहां पे रखो, तो टू एस बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा ना, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नहीं होगा। तो यही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यही आपका गलत हो गया। नाउ बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन एक स्टेटमेंट गलत है, नॉट यहां पे भी है, नॉट करेक्ट। आमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बात की गई है। देखो आमीटर को हम हमेशा कहां लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ये याद रखना है, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और आमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। वहीं पर वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, समांतर क्रम में या समानांतर क्रम में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अब इस दो इंफॉर्मेशन को लेकर के आप क्वेश्चन बना लो, आमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट टू मेजर द करंट, बिल्कुल सही है, सही है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पैरेलल, बिल्कुल वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस एंड आमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है, हमें गलत चुनना है, इसका मतलब ये चौथा तो गलत ही होगा। वोल्ट मीटर हैज अ लो रेजिस्टेंस, बिल्कुल गलत, वोल्ट मीटर को हाई रेजिस्टेंस वाला होना चाहिए और आमीटर को लो वाला होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा कर रखा है, तो डी हमारा उत्तर सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन है, जिसको हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं, लकड़ी, कोयला, है ना, ये सब क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। जैसे पेट्रोलियम को हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं, कोयला, नेचुरल गैस, लेकिन जो टाइडल एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी, ये सब अब जो है हम लोग अब यूज कर रहे हैं, तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा आपका, है ना। नाउ तीन रेजिस्टर है, सब का वैल्यू 1 ओम है, सब की वैल्यू 1 ओम है, तीन रजिस्टर है और सभी की वैल्यू जो है
वो 1 ओम है, 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, और तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो आरपी का फॉर्मूला याद रख लेना, R बटा एन। ये कब यूज होगा? जब एक ही प्रकार के रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो आरपी R बटा एन हो जाएगा, जहां पे R क्या है, एक रजिस्टर की वैल्यू, और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स। जैसे यहां पे क्या हो गया, एक की वैल्यू कितनी है, 1 है, और टोटल कितना है, 3 है। तो आरपी कितना हो गया, 1/3 ओम हो जाएगा, 1/3 ओम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आरपी इज इक्वल टू R बटा एन कब यूज करेंगे, जब एक ही तरह के रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, सबकी वैल्यू सेम हो, तब अलग होगा तो इसको यूज नहीं करेंगे। आगे आते हैं टू हियर एन इको। इको सुनने के लिए साउंड का क्या होता है, इको होता क्या है, देखिए, जब ध्वनि किसी सतह से टकराती है और टकराकर लौटती है तो आपको वही आवाज दोबारा सुनाई देती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। जैसे ये लड़के ने चिल्लाया हेलो, तो पहले इसको अपनी ओरिजिनल ध्वनि सुनाई देगी और इससे टकरा कर वापस आएगी तो दोबारा सुनेगा। तो ध्वनि का किसी सतह से टकरा कर लौट जाना ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि का दोबारा सुनाई देना क्या कहलाता है, इको कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है। और कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। इको सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आपकी दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, इसलिए बड़े हॉल में ही इको सुनाई देता है, छोटे हॉल में नहीं सुनाई देता। यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड में चेंज आना। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है भाई, वेलोसिटी में चेंज आना, वेलोसिटी में परिवर्तन आना। परिवर्तन मतलब या तो वेलोसिटी का बढ़ना या फिर वेलोसिटी का घटना, क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन कहलाएगा। जैसे कार का जब एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और जब ब्रेक प्रेस करेंगे तो वेलोसिटी घटेगी, नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको रिटार्डेशन या डिसिलरेशन कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो चेंज आना, चेंज का मतलब क्या होता है, या तो बढ़ना या फिर घटना। तो वेलोसिटी में चेंज आना ही एक्सीलरेशन कहलाता है, और एक्सीलरेशन देने वाले को एक्सीलरेटर कहते हैं। जैसे कार का एक्सीलरेटर प्रेस कीजिएगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा है तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से चल रही है, मतलब स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है मतलब एक्सीलरेशन नहीं है, 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। तो ये था गाइज हमारा 2000 एनडीए 1 2025 जो 13 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, उसके पूछे गए फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन। इसी तरह से हम अगला लेकर के आएंगे एनडीए 2 2024, एनडीए 2 2024 में पूछे गए साइंस के सवाल। तो आज के सेशन में यहीं तक रहने देते हैं, सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, और अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो उसके लिए तो हम कॉन्सेप्चुअल टॉपिक लेकर के आएंगे, अभी तो बस एनालिसिस कर रहे हैं, ज्यादा डीप में हम गए नहीं, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।